हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं आप पढ़ रहे होंगे, अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। तो देखिए बच्चों, अभी तक हम लोगों ने ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये जो करंटली जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हम लोग डिस्कस करें कि कैसे कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट का इजियर सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता है ना। काफी चीजें हमने पढ़ी, जैसे सेल है कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, वोल्ट कुछ पोटेंशियल इंटरनली लॉस्ट होता है सेल के अंदर, तो उसके टर्मिनल का वोल्टेज जो है वो उसके ईएमएफ से कम होता है क्लोज सर्किट में, है ना। इसी तरह से फिर हमने सिमेट्री की नेचर, मतलब जो सर्किट्स है हमारे, उनमें बहुत तरह की सिमेट्री जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो अगर कहीं सिमेट्री प्रिवेल करती है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो उसको एक्सप्लोर करके आसानी से सर्किट को सिंप्लीफाई किया जा सकता है ना। और मैं आपको बताऊं कि जो भी बातें मैंने आपको, जो भी कंसेप्ट हमने अभी तक डिस्कस करे हैं, वो भी अपने आप में सफिशिएंट नहीं है इलेक्ट्रिकल सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए। भी और भी टेक्निक्स सीखने की जरूरत है हमको। तो देखिए, उसी फेज को हम आगे बढ़ा रहे हैं इस वीडियो में, इस सेशन में, इस क्लास में। और आज हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो किरचॉफ्स लॉज पे रहेगा, है ना। वी विल डिस्कस दैट हाउ किरचॉफ लॉज कैन बी यूजफुल in simplifying, in analyzing complex electrical circuits। ठीक है। तो वैसे जो किरचॉफ लॉज हैं, ये कोई नई चीज नहीं है ना। अभी आप इनको देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि ये कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं मैं आपको। ये तो बेसिक जो हमने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, है ना, या और जो भी कंजर्वेशन लॉज पढ़े हैं, उन्हीं पर बेस्ड है ना। लेकिन उन कंजर्वेशन लॉज को एक डिफरेंट स्टेटमेंट के साथ, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ हम लोग देखेंगे कि वही कंजर्वेशन लॉज हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में किस तरह से प्रिवेल करते हैं। तो बेसिकली किरचॉफ लॉज जो है ना, वो कंजर्वेशन लॉज को ही एक्सप्रेस करते हैं इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। तो देखते हैं। तो देखिए, बेसिकली किरचॉफ लॉज ये साइंटिस्ट किरचॉफ के नाम पर रखे गए हैं ना। तो बेसिकली इन्होंने ड्राइव किया होगा इनको ना, किरचॉफ ने ड्राइव किया होगा। तो जनरली ये जो किरचॉफ लॉज हैं, इनको हम दो, मतलब एक तरह से कह सकते हैं, दो लॉज, जो भी रिजल्ट्स किरचॉफ ने हमको, या जो भी कंक्लूजन किरचॉफ ने हमको इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में बताए, है ना, जो भी कंक्लूजन उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ड्राइव किए होंगे, उनको हम दो लॉज के फॉर्म में फ्रेम कर लिया। उन रिजल्ट्स को हमने, उन कंक्लूजन को दो लॉज के फॉर्म में फ्रेम कर लिया है। यही दो लॉज किरचॉफ लॉज कहलाते हैं। इसमें से फर्स्ट जो है वो किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, या शॉर्ट फॉर्म में केसीएल कह देते हैं, या इसी को जंक्शन रूल भी कहते हैं, है ना। क्यों कहते हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको। फिर सेकंड, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में केवीएल कह देते हैं, या ऑल्टरनेटिवली इसको एक तरह से मैश रूल भी कहा जाता है, या लूप रूल भी कहते हैं ना, मैश रूल भी कह सकते हैं। तो ये बेसिकली दो लॉ हैं जो हमको डिस्कस करने हैं आज। और हम देखेंगे कि जो किसी भी एक सर्किट में करंट का फ्लो है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, करंट का जो फ्लो है, और जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस ना, किस तरह से पोटेंशियल ड्रॉप एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट अक्रॉस द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ ए गिवन नेटवर्क इज इन अकॉर्डेंस विद दीज लॉज ना। किस तरह से वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है करंट का, या पोटेंशियल ड्रॉप है रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस, वो इन दो लॉज को सेटिस्फाई करता है, इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे केसीएल या किरचॉफ करंट लॉ से। ठीक है। स्टेटमेंट में अभी नहीं बता रहा आपको, स्टेटमेंट में अभी नहीं बता रहा आपको। आप देखिए, आप खुद इसका स्टेटमेंट जो है खुद ही समझ जाएंगे। मान लीजिए हमारे पास एक जंक्शन है या नोड है। अब सबसे पहली बात तो ये समझिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट में जंक्शन या नोड किसको कहते हैं? जहां पर आपकी तीन या तीन से ज्यादा ब्रांचेस, आर्म्स, कंडक्टर्स, रजिस्टर्स, कुछ भी कह लीजिए आप,
मर्ज हो रहे हो, जहां पर 3 से ज्यादा आर्म्स या 3 से ज्यादा ब्रांचेस सर्किट की या 3 से ज्यादा रेजिस्टेंस एक जगह पर मर्ज हो रहे हो, वो पॉइंट ऑफ मतलब वो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस हमारा वो कहलाता है जंक्शन, है ना, या नोड भी कह देते हैं उसको ऑल्टरनेटिव। आ रही बात समझ में? तो ऐसे ही एक नोड या एक जंक्शन मैं कंसीडर कर रहा हूं, मान लीजिए ये है, यहां पर ये डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं ये मीट कर रही है ना, दे आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट। जहां पे ये डिफरेंट, इनको आप कह सकते हो डिफरेंट रेजिस्टेंस भी हो सकता है ना, आगे जाके हो सकता है ये पूरा एक अलग, ये आर्म के अक्रॉस अलग एक नेटवर्क बनना हो, इस आर्म का अलग नेटवर्क हो, तो ये ब्रांचेस या आर्म्स भी कह सकते हैं आप इनको, इस सर्किट की आर्म भी। अब इसमें देखिए क्या होगा, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हम देखें तो इसमें कुछ ऐसा होगा कि कुछ आर्म से करंट जो है वो नोड की तरफ आ रहा होगा, नोड की तरफ कुछ करंट आ रहा होगा, कुछ करंट नोड से अवे फ्लो कर रहा होगा, है ना। मान लीजिए यहां से जो करंट आ रहा है वो हमारा I1 है, यहां से जो करंट आ रहा है वो I2 है, ये I3 है, ये I4 है, ये I5 है, मतलब ये जो ब्रांचेस के अक्रॉस करंट है उनको हमने इस तरह से I1, I2, I3, I4, I5 मार्क कर दिया है, ठीक है। अब मैं आपसे बेसिक जो एक यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना, क्योंकि करंट है क्या एक्चुअली, करंट तो सिर्फ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को बताता है, करंट मींस चार्ज इज फ्लोइंग, और करंट एक क्वांटिटी है जो सिर्फ चार्ज कितना फास्टली, कितना रैपिडली फ्लो कर रहा है ना, कितने मैग्नीट्यूड में, कितना लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है, कितना रैपिडली फ्लो कर रहा है, उसको एक्सप्रेस करता है करंट से। बेसिकली करंट मींस फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। तो ऑब्वियसली अगर चार्ज का फ्लो हो रहा है तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो यूनिवर्सल लॉ है, हाँ, इट शुड बी एप्लीकेबल एट दिस पॉइंट। यहां पर जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ना, वो एप्लीकेबल होना चाहिए। अब अगर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एप्लीकेबल होना चाहिए तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज जो है वो ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अच्छा, ये भी हम जानते हैं कि चार्ज का कोई एक्यूमुलेशन नहीं होगा, मतलब यहां पर कोई चार्ज स्टोरिंग डिवाइस तो है नहीं कि हमने बैटरी लगा रखी है, कैपेसिटर लगा रखा है जो चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, ऐसी भी कोई डिवाइस नहीं है यहाँ पे। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो गया, हम देखें जो ब्रांचेस जिनसे करंट आ रहा है नोड की तरफ ना, जिनसे नोड की या जंक्शन की तरफ करंट चार्ज फ्लो करता हुआ आ रहा है, वो है I1 और I2। तो अगर मैं 1 सेकंड की बात करूं पर यूनिट टाइम, तो करंट जो होता है वो चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम होता है। I1 करंट का मतलब I1 चार्ज इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द नोड, टुवर्ड्स द जंक्शन पर यूनिट टाइम। 1 यूनिट टाइम में I1 करंट इस ब्रांच से, I1 चार्ज इस ब्रांच से नोड तक आ रहा है, इसी तरह से I2 चार्ज इस ब्रांच से नोड की तरफ आ रहा है, और ये ब्रांचेस से जो चार्ज है, हमारा करंट है, चार्ज है, वो अवे फ्लो कर रहा है नोड से, तो इसका मतलब नोड से बाहर की तरफ जा रहा है ये चार्ज। तो पर यूनिट टाइम इससे I5 चार्ज, इससे I4 चार्ज, इससे I3 चार्ज जो है वो नोड से अवे फ्लो कर रहा है। आ रही बात समझ में? तो मैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई करूं, सबसे पहली बात तो ये समझिए कि चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर, कोई ऐसा फिजिकल, केमिकल, कैसा भी कोई तरीका नहीं है जिससे आप चार्ज क्रिएट कर सको, या प्री एग्जिस्टिंग चार्ज जो इस यूनिवर्स में है, इस ब्रह्मांड में जितना चार्ज पहले से एग्जिस्ट करता है, आपके पास कोई तरीका नहीं है जिससे आप उस चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सको, है ना। ये हम जानते हैं, चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो सकता है ना, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है चार्ज का एक मटेरियल बॉडी से दूसरी मटेरियल बॉडी तक, बट आप उसको क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो मैं कहूं कि भाई जितना चार्ज यहां नोड की तरफ आ रहा है यूनिट टाइम में, और जितना चार्ज नोड से, जंक्शन से अवे फ्लो कर रहा है यूनिट टाइम में, ये बराबर होने चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो ये कहता है कि भाई यहां पे आप कुछ स्टोर नहीं कर रहे, आपने कोई चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, कैपेसिटर या बैटरी तो यहां नोड पे, जंक्शन पे कनेक्ट नहीं करी है ना, तो चार्ज यहां पर इकट्ठा तो हो नहीं सकता, स्टोर तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब जितना चार्ज आया उतना जाना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि चार्ज कम आए और फ्लो बाहर ज्यादा हो जाए। जंक्शन पर चार्ज यूनिट टाइम में आया कम और चला जाए ज्यादा, उसका तो मतलब यहाँ पे कुछ चार्ज क्रिएट हो रहा होगा, तभी तो
आउटफ्लोइंग चार्ज जो है आउटगोइंग चार्ज ज्यादा होगा और इनकमिंग चार्ज कम होगा। या अगर कुछ चार्ज आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं तो आप इनकमिंग चार्ज में से कुछ चार्ज को डिस्ट्रॉय कर दीजिए तो आउटगोइंग चार्ज इनकमिंग चार्ज से कम होगा ना। लेकिन ऐसा तो होता है नहीं, ऐसा तो होता है नहीं, ये तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, आप डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब इनकमिंग चार्ज और आउटगोइंग चार्ज बराबर होना चाहिए। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में प्रिवेल करता है ना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऑल्सो होल्ड्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। तो यही हमारा किरचॉफ करंट लॉ, जिसको हम जंक्शन रूल भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस, टोटल आउटगोइंग करंट at junction or node will be equal to total incoming current at junction or node। समझे बच्चों? तो वही किरचॉफ मतलब किरचॉफ करंट लॉ जो है ये बेसिकली है क्या, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही है, जो ये एक्सप्रेस करता है कि अगर मान लीजिए किसी एक सर्किट में किसी नोड पर किसी जंक्शन पर कुछ ब्रांचेस से कुछ आर्म से कुछ चार्ज जंक्शन की तरफ फ्लो कर रहा है, तो पर यूनिट टाइम जितना चार्ज जंक्शन की तरफ आएगा उतना ही चार्ज जो भी ब्रांचेस हैं जंक्शन पर जिनसे चार्ज आउटवर्ड फ्लो कर रहा है ना, अवे फ्रॉम नोड फ्लो कर रहा है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एट जंक्शन वो जो है मतलब इनवर्ड फ्लो और आउटवर्ड फ्लो दोनों जो है वो इक्वल हो। आ रही बात समझ में? तो वही हमारा किरचॉफ करंट लॉ है। अब इसको एक तो हम ये भी स्टेटमेंट कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ एट ए जंक्शन और ए नोड टोटल इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, या टोटल करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू टोटल करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। आ रही बात समझ में? या इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं कि भाई क्या करें, हम इन सभी करंट्स का सम करें, नोड पर या जंक्शन पर जो टोटल करंट है हम इसका सम करें। हम कह सकते हैं एट नोड और जंक्शन सम ऑफ ऑल करंट्स, है ना। तो इसमें क्या करें भाई, इनकमिंग करंट से तो जो जंक्शन पे चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है और आउटगोइंग करंट से जंक्शन पर जो चार्ज है वो कम हो रहा है। तो क्या करते हैं, हम एक साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे, है ना। वो साइन कन्वेंशन क्या है कि भाई ये दोनों करंट जो है इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, वन इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन एंड वन इज फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। ठीक है, तो हम क्या करें कि या तो इनकमिंग करंट को पॉजिटिव आउटगोइंग करंट को नेगेटिव ले लें, या आप चाहो तो इनकमिंग करंट को नेगेटिव और आउटगोइंग करंट को पॉजिटिव लिख सकते हो। तो मैं क्या करता हूं, मैं इनकमिंग करंट को पॉजिटिव और आउटगोइंग करंट को नेगेटिव लिख लेता हूं। तो सभी इन करंट्स का हम सम करेंगे तो ये आएगा I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे तो आ जाएगा I1 प्लस I2 माइनस में कॉमन ले लेता हूं I3 प्लस I4 प्लस I5। ठीक है, तो ये जो सम आएगा ना, सम ऑफ ऑल दी करेंट्स एट ए जंक्शन और नोड with sign convention, and in that sign convention we have considered the incoming current and outgoing current to be of different nature. Now we are representing the incoming current with positive sign and outgoing current with negative sign. So sum of all the currents at junction or node will be equal to 0, है ना। और यही हमारा स्टेटमेंट देखिए, इसको मैं 0 के बराबर पुट करूंगा तो इसका मतलब क्या हो गया, I1 प्लस I2 मस्ट बी इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। तो हमारी यही कंडीशन आ गई क्या, टोटल इनकमिंग करंट एट जंक्शन और नोड मस्ट बी इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट एट द जंक्शन और नोड ना, या इसका उल्टा मतलब यहाँ पे आउटगोइंग है तो ये टोटल आउटगोइंग करंट एट जंक्शन और नोड विल बी इक्वल टू टोटल इनकमिंग करंट एट द जंक्शन और। ठीक है, तो ये हमारा किरचॉफ करंट लॉ है। और स्टेटमेंट आप चाहे जो लिख सकते हो, मैंने आपको बता दिए, इसको 2-3 तरह से आप शब्दों में मतलब अपने ये जो भी समझ में आया आपको कि बेसिकली है तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब इसको शब्दों में कैसे एक्सप्रेस करना है वो देख लो आप। एक तो ये भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ
sum of all currents at a junction or node is always 0. ठीक है, मतलब समेशन ओवर I at a junction or node is always 0, जिसको हम अगर प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ सभी करंट्स को ऐड करेंगे तो उसका कंक्लूजन यही निकलेगा कि टोटल इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, या यही आप लिख सकते हो दूसरा स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ द टोटल करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द टोटल करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। ठीक है, ये बात समझे बच्चों। अब देखिए इसको इसका हमको क्या हेल्प मिलेगी इससे, है ना, हमको सर्किट एनालिसिस में किस तरह से ये मदद करेगा। तो देखिए मदद ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन में करेगा आपको ना, कि करंट अगर आप करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो किसी जंक्शन पर, किसी ब्रांच पर, तो आपको देखना है कि इनकमिंग करंट जो है और आउटगोइंग करंट का सम इक्वल आना चाहिए। टोटल इनकमिंग करंट एंड टोटल आउटगोइंग करंट, द सम ऑफ इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट्स एट जंक्शन और नोड। तो इस तरह से करंट डिस्ट्रीब्यूशन में आपके हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो किरचॉफ करंट लॉ पर बेस्ड एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं। अच्छा, ये स्टेटमेंट्स भी पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो स्टेटमेंट को भी अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है हमारे पास जो गिवन है कि ये हमारे पास यहां पर एक 15 एम्पियर करंट आया, ये हमारे पास यहां पर एक 5 एम्पियर करंट आया, इसी तरह से यहां पर हमारे पास ये 3 एम्पियर करंट आया। ठीक, और ये हमारे पास यहां से इतना आई करंट आउटवर्ड फ्लो कर रहा है। और करंट का फ्लो यहां से यहां तक इस तरह से है। ठीक है, तो हमको बताना ये है फाइंड द करंट आई, फाइंड द करंट आई। ठीक है, तो सबसे पहले बात तो देखिए ये जो चारों पॉइंट्स हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई रजिस्टर कनेक्टेड नहीं है, दैट मीन्स ये सारे जो है ये शॉर्टेड है, मतलब ये सारे शॉर्ट सर्किटेड पॉइंट्स हैं। तो इन सबको हम एक ही पॉइंट पर मर्ज कर सकते हैं। एक ही पॉइंट पर मर्ज करने का भी आपको क्या लग रहा होगा कि भाई यहाँ पे ये 15 एम्पियर आया तो यहाँ पर ये 2 ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ पे ये 3 एम्पियर आया ये 2 ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये 5 एम्पियर आया ये 2 ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। तो उससे बेटर क्या है हम इसको मर्ज कर लें। तो मर्ज करेंगे अगर तो ये कैसा लगेगा आपको कि भाई ये 15 एम्पियर यहाँ पे आया इस पॉइंट पर, ये 3 एम्पियर यहाँ पर आया हमारा इस पॉइंट पर, यहां से आया 5 एम्पियर, और आउटगोइंग करंट हमारा सिर्फ एक ही है जो कि आई है ना। और कर सकते हैं इनको मर्ज क्योंकि ये आपस में शॉर्ट सर्किटेड पॉइंट्स हैं, तो दैट मींस इनको और इनको इन चारों पॉइंट्स को हम आपस में एक ही पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं। ये शॉर्ट सर्किटेड है ना, तो सिंपल है। अब तो आपको दिख गया होगा बड़ी आसानी से। आप कह रहे कि भाई इनकमिंग करंट हमारा जो है उसको पॉजिटिव ले लेते हैं, तो 15 प्लस 5 प्लस 3 माइनस आई एम्पियर मस्ट बी इक्वल टू 0, मींस सम ऑफ ऑल आई मस्ट बी इक्वल टू 0 एट जंक्शन और नोड। इसमें हमारा इनकमिंग करंट है ये तीनों, इनको मैंने पॉजिटिव ले लिया, ये हमारा आउटगोइंग करंट है इसको मैंने नेगेटिव ले लिया, तो 23 माइनस आई मस्ट बी इक्वल टू 0, आई मस्ट बी 23 एम्पियर। आई की जो वैल्यू है, करंट की जो वैल्यू है वो 23 एम्पियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसी तरह से देखते हैं। ये तो आसान सा था।
ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। ये हमको पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंट ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो ये ए से मतलब पॉइंट ए की तरफ इस रेजिस्टेंस के थ्रू एक करंट इनवर्ट फ्लो कर रहा है 15 एम्पियर। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद में इधर से एक करंट जो है पॉइंट बी पर एंटर कर रहा है 3 एम्पियर। ठीक, उसके बाद में यहां पर हमको इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट दे रखा है 8 एम्पियर और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमको करंट दे रखा है I2। चलो डायरेक्शन भी नहीं बताई है, वो भी आपको भी बतानी है डायरेक्शन क्या है। ये I2 और यहां पर ये करंट I3। ठीक है, इसके अक्रॉस जो करंट है वो I3 दे रखा है। फिर यहां पे हमको ये करंट यहां पे दे रखा है कि इस वाले रेजिस्टेंस से जो करंट बाहर आया, डी पॉइंट से जो करंट आया वो आया 5 एम्पियर और पॉइंट सी से जो करंट है हमारा वो हमको दे रखा है I1। इससे जो करंट I1 है और इससे जो करंट है वो I4 है। ठीक है, ये I1, I2, I3, I4 शायद इन्हीं की वैल्यू हमको बतानी है। हाँ जी, I1, I2, I3 और I4 की वैल्यू आपको बतानी है कि कितनी है। ठीक, तो हम देखें इसमें भाई डिफरेंट नोड्स पर हम क्या करेंगे, किरचॉफ करंट लॉ या किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करेंगे। तो एट ए सबसे पहले मैं ए नोड पर किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करता हूं। तो मैं देखूं 15 एम्पियर हमारा इनकमिंग करंट है और ये करंट जो है हमारा ये 8 एम्पियर है और बाकी इधर से मैं कह सकता हूं ये कुछ करंट जो है इससे आउटवर्ड फ्लो करेगा। हाँ भाई, ये 15 एम्पियर इनकमिंग है, आउटगोइंग 8 एम्पियर है, तो ये तो फिर दोनों कंजर्व्ड रहे नहीं, दोनों इक्वल आने चाहिए इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट। इसका मतलब इस ब्रांच ए बी के अक्रॉस यहां से कुछ आउटवर्ड करंट फ्लो करेगा, यहां से कुछ आउटवर्ड करंट फ्लो करेगा। कितना करंट फ्लो करेगा, तो मैं इनकमिंग करंट को लिख लूं 15, आउटगोइंग करंट को लिख लूं -8 और जो दूसरा है हमारा वो भी आउटगोइंग है तो उसको मैं लिख लूं -I2। इनका सम कितना आना चाहिए, अप्लाई मैं वही कर रहा हूं, सम ऑफ ऑल करंट्स एट जंक्शन शुड बी 0। तो पॉइंट ए पर जितने भी करंट हैं सभी का सम 0 आना चाहिए। इनकमिंग करंट 15 मैंने पॉजिटिव ले लिया। साइन कन्वेंशन ये ध्यान रखना है कि नोड या जंक्शन पर जो करंट्स हैं उनके लिए आपको साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है कि इनकमिंग करंट को अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो तो आउटगोइंग करंट शुड बी रिटन एज नेगेटिव करंट। ठीक है, तो इस तरह से एक्सप्रेस करें तो I2 कितना आ जाएगा हमारा, I2 आ गया 7 एम्पियर। I2 की वैल्यू 7 एम्पियर होगी। फिर मैं बी जंक्शन पर किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करूं एट बी। मैं बी जंक्शन पर देखूं, यहां पर 3 एम्पियर करंट तो इधर से आया और इधर से अभी हमने कैलकुलेट किया ये I2 की वैल्यू कितनी है 7 एम्पियर। तो बी पर ये दोनों इनकमिंग करंट है तो यहां से I3 के अक्रॉस करंट यहां से अवे फ्लो करना चाहिए, है ना। I3 से करंट यहां पर अवे फ्लो करना चाहिए। यहां पे मैं इक्वेशन लिख सकता हूं, चलिए यहां पे लिख दूं एट बी। कहानी वही है, सम ऑफ ऑल करंट शुड कम आउट टू बी 0। सभी करंट्स का इस नोड पर या जंक्शन पर सम 0 आना चाहिए। इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लिखें तो 7 + 3 ये दोनों इनकमिंग करंट है जो नोड की तरफ आ रहे हैं 3 एम्पियर और 7 एम्पियर। और I3 के अक्रॉस करंट आउटगोइंग होना चाहिए क्योंकि इसमें भी अगर इनकमिंग हुआ तो फिर कंजर्व्ड ही नहीं होगा ये ना। तो -I3 मस्ट बी इक्वल टू 0। I3 यहां से हमारा आ जाएगा 10 है। ये करंट हमारा I3 जो है ये 10 एम्पियर आया यहाँ पर। ठीक है, ये करंट हमारा यहाँ पर 8 एम्पियर आया डी पॉइंट। अच्छा, इधर करंट हमारा क्या हमको दे रखा है क्वेश्चन में 5 एम्पियर। तो ये क्वेश्चन यहां पे हम डी पे अप्लाई करें एट डी, एट नोड डी, अगर हम यही किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करें कि एट डी सम ऑफ ऑल करंट शुड बी 0। इनकमिंग करंट कितना है यहाँ पे 8 एम्पियर है,
आउटगोइंग करंट एक तो इस ब्रांच के अक्रॉस 5 एम्पियर है, लेकिन 5 एम्पियर और 8 एम्पियर का जो सम आएगा विद साइन कन्वेंशन वो 0 तो आएगा नहीं। इसको +8 लिखेंगे, इसको -5 लिखेंगे, क्योंकि ये इनकमिंग करंट है या आउटगोइंग करंट है, लेकिन फिर भी इनका सम 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब I4 भी आउटगोइंग करंट होना चाहिए, I4 भी हमारा आउटगोइंग करंट होना चाहिए। तो इस वाली ब्रांच में करंट D से C तक फ्लो करेगा। अब मैं अप्लाई करूं किरचॉफ करंट लॉ, तो मैं लिख सकता हूं 8 जो इनकमिंग करंट है एट नोड D, 8 उसको मैंने पॉजिटिव ले लिया, जो आउटगोइंग करंट है 5 एम्पियर उसको मैंने नेगेटिव ले लिया, और जो तीसरा आउटगोइंग करंट है I4 उसको भी मैंने नेगेटिव ले लिया। ये 0 आना चाहिए, I4 मस्ट बी इक्वल टू 3 एम्पियर। I4 जो है हमारा वो 3 एम्पियर करंट आएगा। ठीक है, अब इसी तरह से मैं अगर नोड C पर अप्लाई करूं, एट नोड C, तो C नोड पर देखिए यहां पर हमारा इधर से करंट आ रहा है, इधर से करंट आ रहा है, ये दोनों इनकमिंग करंट है ना। यहां पे भी सभी करंट्स का सम 0 होना चाहिए, मींस टोटल इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो इन दोनों ब्रांच से अगर करंट टुवर्ड्स द नोड आ रहा है, तो इस ब्रांच से करंट अवे फ्रॉम द नोड फ्लो होना चाहिए। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 10 प्लस, पॉजिटिव ले लिया मैंने इनकमिंग करंट को, 10 प्लस I4, I4 हमारा 3 है, तो 10 प्लस 3 माइनस I1 शुड बी इक्वल टू 0, which gives I1 equals to 13 एम्पियर। तो इस तरह से हम I1, I2, I3, I4 की वैल्यू using Kirchhoff current law, using the fact that total incoming current and total outgoing current at node should be equal, and this is the requirement for conservation of law, conservation of charge, है ना। This is the requirement for conservation of charge. So conservation of charge demands that total incoming current and total outgoing current should be equal. So writing that conservation of charge or expressing the एक तरह से कहा जाए कि हम क्या कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ही एक्सप्रेस कर रहे हैं ना। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को एक्सप्रेस करने से इस तरह से हम नोड A, B, C, D पर किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करें तो हम ये Y1, I2, I3, I4 की वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए और मैं आपसे को कुछ क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा और हम लोग फैमिलियर हो जाएं किरचॉफ करंट लॉ से। ये आप समझते ही हैं कि जितने ज्यादा न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, जितनी ज्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, तो एक तरह से हम लोग उतने ही फैमिलियर होते रहेंगे कंसेप्ट से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमको करने हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये है पॉइंट ए, ठीक है। इस तरह से एक नेटवर्क हमको रेजिस्टेंसेस का दे रखा है, ये हमको क्या रखा है कि ये पॉइंट बी है, और ए का जो पोटेंशियल है वो 20 वोल्ट है, बी का जो पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट है। ये जो रेजिस्टेंस है ये 4 ओम रेजिस्टेंस है, सॉरी 2 ओम रेजिस्टेंस है। ये जो रेजिस्टेंस है दिस इज ऑफ 4 ओम एंड वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस इज 2 ओम। ये सिंबल है ग्राउंड का। ठीक है, एक्चुअली है क्या कि अर्थ जो है, जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कैपेसिटेंस में, अर्थ जो है इट ऑल्सो हैज द कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। हालांकि वैसे अर्थ जो है वो स्लाइटली नेगेटिव पोटेंशियल पोजेस करती है, मतलब अगर अर्थ में देखा जाए, जैसे बाकी मटेरियल्स में क्या होता है कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज है वो बराबर होते हैं, है ना, और इसलिए सारे मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। लेकिन अगर हम अर्थ को ऑब्जर्व करेंगे तो अर्थ जो है वो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होती है, बहुत स्लाइट नेगेटिव चार्ज है उसका, मतलब उसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अर्थ क्या है, अर्थ को हम हालांकि उस नेगेटिव पोटेंशियल को हम इग्नोर करके भी कंसिडर द पोटेंशियल ऑफ अर्थ टू बी 0 वोल्ट। हम अर्थ के पोटेंशियल को मानते 0 वोल्ट ही है, ठीक है, 0 वोल्ट मानते हैं। लेकिन है क्या कि जब हमारे पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हो और वो इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए नहीं, हमको निकालने हैं सर्किट से, हम क्या करते हैं उस सर्किट से एक वायर कनेक्ट करके उसको अर्थ में बरी कर देते हैं। उससे क्या होगा, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अर्थ के अक्रॉस फ्लो कर जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए कहीं पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, मुझको न्यूट्रलाइज करना है, मुझको कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो मैं एक वायर अर्थ में बरी करके और सर्किट से कनेक्ट कर सकता हूं। तो अगर
एक पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा तो जो अर्थ है, अर्थ में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्किट तक फ्लो कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा अर्थिंग है ना, एक प्रोसेस है अर्थिंग, जिसमें हम किसी भी एक सर्किट को अर्थ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम अर्थ को एज अ सोर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी यूज कर सकते हैं और एज अ सिंक फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी यूज कर सकते हैं, जहां पर हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ना जाके डिपॉजिट कर सकते हैं, या चाहे तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर हमको चाहिए तो ले भी सकते हैं ना। तो ये प्रोसेस जो है ये अर्थिंग कहलाता है। ये जो सिंबल है इट इज फॉर अर्थिंग, इसका मतलब ये एंड वायर यहां से ग्राउंडेड है। ग्राउंडेड है तो इसको हम 0 वोल्ट लिखेंगे। मैंने बताया हालांकि अर्थ स्लाइटली नेगेटिव पोटेंशियल होता है अर्थ का, बट थियोरेटिकली वी कंसीडर इट टू बी 0 वोल्ट। तो करना क्या है हमको इस क्वेश्चन में, करना है हमको कि हमको ये बताना है कि इनिशियली द स्विच इज क्लोज्ड, इनिशियली स्विच एस इज क्लोज्ड, switch S is open, initially it is open. We have to find the current that will pass through it, that will pass through it when switch S will be closed. ठीक है, जब यहां पर ये स्विच समझते हैं ना, वो सर्किट को ओपन या क्लोज करने के लिए, सर्किट को ब्रेक करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। तो स्विच का यही काम होता है, जैसे आप स्विच को प्रेस करोगे तो यहां से जुड़ जाएगा और एक कंडक्टिंग पाथ मिलेगा करंट। अभी जब इसमें स्विच ओपन है तो ये डिस्कनेक्टेड है, यहां पर है ना, ओपन सर्किट है। स्विच ओपन होने का मतलब सर्किट ही ओपन है, अभी कोई करंट का फ्लो यहां पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई लो पोटेंशियल पॉइंट से कनेक्टेड ही नहीं है हमारा सर्किट, है ना, तो कोई भी करंट का फ्लो अभी नहीं होगा। करंट विल फ्लो व्हेन स्विच विल गेट क्लोज्ड। तो अभी ओपन सर्किट में है, हमको बताना है स्विच से कितना करंट पास होगा जब हम स्विच को क्लोज कर देंगे। तो देखिए अब इस तरह से लेते हैं कि भाई ये ए पॉइंट हमारा 20 वोल्ट है, बी पॉइंट हमारा 5 वोल्ट है, और स्विच को जब हम क्लोज कर देंगे तो ये हमारा 0 वोल्ट है। तो करंट तो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। करंट का फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। तो इस हाई पोटेंशियल से भी करंट लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा, इस हाई पोटेंशियल से भी करंट लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा, है ना। तो मैं मान लेता हूं कि यहां से करंट आएगा, मान लीजिए I1, यहां से करंट आएगा हमारा I2, और यहां से करंट जो है हमारा वो फ्लो करेगा, मतलब जो यहां पे नोड पर, इसको मैं पॉइंट C मान लेता हूं, तो C पे हम लिख सकते हैं कि यहां से जो करंट आएगा C पर, टोटल इनकमिंग करंट कितना हो गया, I1 प्लस I2। तो ये हमारा जो 2 ओम के अक्रॉस करंट होना चाहिए वो इन दोनों का सम आना चाहिए, I1 प्लस I2, मतलब ये तो हो गया इनकमिंग करंट, और इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। आउटगोइंग करंट हमारा उतना ही होना चाहिए जितना इनकमिंग करंट है। तो ये इनकमिंग करंट अगर हमारा I1 प्लस I2 है तो आउटगोइंग करंट एट C मस्ट बी इक्वल टू I1 प्लस I2। तो 2 ओम के अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा हमारा वो I1 प्लस I2 होगा। ठीक है, चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए कि भाई कितना करंट आएगा इसका, मतलब ये I1 प्लस I2 की वैल्यू कितनी आएगी। तो उसके लिए पहले हमको I1 और I2 पता होने चाहिए ना, तब हम I1 प्लस I2 की वैल्यू बता सकते हैं कि कितनी आएगी। ठीक, तो चलिए हम मान लेते हैं कि पॉइंट C का जो पोटेंशियल है वो V है। लेट द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट C लेट इट टू बी V। तो हम देखिए यहां से यहां तक जाने पर, A से C तक जाने पर जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा पोटेंशियल? तो मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं कि A से C तक हम जाएंगे तो पोटेंशियल कितना डिक्रीज होगा, 20 माइनस V ना। यहां से यहां तक, यहां पे जाके V बचा, तो कितना ड्रॉप हुआ, कितना घटा पोटेंशियल, 20 माइनस V। तो 20 माइनस V डिवाइडेड बाय 2, मतलब ओम्स लॉ अप्लाई करूं मैं इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस कितना हो गया, 20 माइनस V। तो 20 माइनस V डिवाइडेड बाय 2 ओम, ये हो गया हमारा I1। ठीक है, V बाय R पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ रेजिस्टेंस, 20 माइनस V डिवाइडेड बाय करंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस
R which is 2 ohm must be equal to I1। इसी तरह से मैं यहां पे अप्लाई करूं, सेम जल्दी से लिख दूं, तो 5 माइनस V तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, B और C पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 5 माइनस V, और 5 माइनस B बाय 4 मस्ट बी इक्वल टू I2। ठीक, और इसी तरह से मैं यहां पे लिखूं 2 ओम के अक्रॉस, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, I1 प्लस I2 करंट कितना आना चाहिए, I1 प्लस I2 करंट कितना आना चाहिए हमारा, तो यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये तो 0 वोल्ट है, ये लो पोटेंशियल है, V का पोटेंशियल हायर आएगा तो करंट की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल है ना, मैं वही लिख रहा हूं कि I1 प्लस I2 आना चाहिए V माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस विच इज 2 ओम। ठीक, अब देखिए I1 प्लस I2 इतना आना चाहिए, है ना, तो इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूं, I1 और I2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लूं, तो I1 को मैं लिख सकता हूं 20 माइनस V बाई 2 प्लस 5 माइनस V बाय 4 मस्ट बी इक्वल टू V बाय, ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो कॉमन एलसीएम हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर, तो चलिए आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा हमारा 4, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 माइनस 2V प्लस 5 माइनस V मस्ट बी इक्वल टू V बाई 2। चलिए 2 से हमारा ये एलिमिनेट हो जाएगा तो ये 2 बचेगा, इसको यहां मैं 2V कर देता हूं। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी फाइनली, तो 40 प्लस 5 आ गया हमारा 45, 40 प्लस 5 45 माइनस 3V इक्वल्स टू 2V। ठीक है, तो 45 माइनस 3V इक्वल्स टू 2V, तो हम इसको V को उधर ले जाएंगे तो 45 इक्वल्स टू 3V प्लस 2V हो जाएगा 5V, तो V आ जाएगा हमारा 9 वोल्ट। ठीक है, हमारे V की वैल्यू जो आई है पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट C वो 9 वोल्ट हो गया। अगर ये 9 वोल्ट है तो I1 कितना आएगा, I1 को निकाल लीजिए, I1 आ जाएगा हमारा 20 माइनस V बाई 2, तो 20 माइनस 9 बाय 2, 20 माइनस 9 मतलब 11 बाय 2, 11 बाय 2 मतलब 5.5 एम्पियर। ठीक, इसी तरह से I2 निकालें तो I2 है हमारा 5 माइनस V बाय 4, तो 5 माइनस 9 बाय 4, 5 माइनस 9 मतलब माइनस 4 बाय 4, तो I2 हो गया हमारा माइनस 1 एम्पियर। देखिए माइनस का मतलब क्या हो गया, करंट नेगेटिव का मतलब हमने जो डायरेक्शन कंसीडर करी, क्योंकि शुरू में तो मुझको पता नहीं था ना कि C का पोटेंशियल जो है वो 9 वोल्ट आएगा, कि C का पोटेंशियल 5 से बड़ा होगा कि C का पोटेंशियल 5 से छोटा होगा, तो मैंने तो यही मान के चला कि C का पोटेंशियल छोटा होगा 5 से, तो करंट C से B तक, वो B से C तक फ्लो करेगा कितना, I2 करंट। लेकिन ऐसा नहीं, करंट कितना फ्लो करेगा, हमारा V बड़ा है, B छोटा है, तो करंट की डायरेक्शन V टू B होगी, करंट की डायरेक्शन V टू B होगी, तो यहां पे जो डायरेक्शन आएगी इस आर्म के अक्रॉस करंट की वो अपोजिट आएगी उससे जो हमने अज्यूम करी है। तो कहीं भी आप अगर किसी नेटवर्क में करंट की डायरेक्शन को गलत, ये मैं आपको बता रहा हूं, देखिए करंट को आप जो चाहे जिस डायरेक्शन में अज्यूम कर लो, जब आप उसको लास्ट में सिंप्लीफाई करोगे ना, तो अगर आपने गलत डायरेक्शन भी अज्यूम की होगी तो करंट आपका अपने आप पॉजिटिव, वो जो भी डायरेक्शन आपने अज्यूम करी है उसके अपोजिट मतलब नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी करंट, जो ये एक्सप्रेस करेगी कि आपने जो डायरेक्शन करंट की ली है वो अपोजिट है, एक्चुअल डायरेक्शन इसके अपोजिट आएगी करंट की। ठीक है, वही हमारे साथ यहां पे हुआ, I2 आया हमारा माइनस 1 एम्पियर, तो इस वाले आर्म के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई कीजिए, टोटल कितना करंट फ्लो करता हुआ आया 5.5 एम्पियर आया, जिसमें से 1 एम्पियर इधर चला गया, इधर गया 1 एम्पियर, यहाँ पे कितना बचना चाहिए 4.5 एम्पियर, मतलब हम लिखें एट C सम ऑफ ऑल करंट मस्ट बी इक्वल टू 0, इनकमिंग करंट है 5.5 एम्पियर, एक आउटगोइंग करंट हमको पता है जो माइनस 1 एम्पियर है, तो 2 ओम के अक्रॉस जो करंट आना चाहिए वो 4.5 एम्पियर आना चाहिए, तो 2 ओम के अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा वो 4.5 एम्पियर होगा। और आप देखिए पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना आएगा, IR मतलब 2 इंटू 4.5 हो गया 9 वोल्ट, और वैसे भी वही हमने निकाला 9 माइनस 0 है ना, 9 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक और नेटवर्क हमको दे रखा है, नहीं ये वही है। चलिए, तो ये तो हमारा किरचॉफ करंट लॉ पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, चलिए।